हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। आज हम क्लास नाइन्थ का जो स्ट्रक्चर्स जो थ्योरीज और डिस्कवरीज थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी? In 1808 डाल्टन जॉन डाल्टन प्रपोज हिज एटॉमिक थ्योरी, यानी कि 1808 के अंदर इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको प्रपोज किया था। और टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया था। देन इसके बाद इट वॉज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी यहीं से ही जो केमिकल जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। इन्होंने बोला था कि एटम इज अनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इन्होंने कहा था डाल्टन ने कि जो एक एटम होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट इन लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के आसपास, 19th सेंचुरी में ये कहा गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म एंड दे रिवील्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए और पता लगाया गया कि इसके अलावा भी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। सब एटॉमिक, वहां पे देखा गया प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखा गया। ठीक है, अब इसमें वापस से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कब आई थी? 1808 में वो प्रपोज हुई थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उन्होंने कहा था, जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि जो एटम है, एटम इज अनडिविजिबल, अनडिविजिबल। एटम जो है वो कैसा है? अनडिविजिबल है, यानी कि वो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक नहीं हो सकता। एटम कैसा है? अनडिविजिबल। एटम जो कि है वो है अनडिविजिबल। देन लेट 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और पता लगाया गया कि जो एटम है उसके अंदर क्या है प्रेजेंट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, ये पता लगाया गया। ठीक है, ये थी हमारी डाल्टन थ्योरी। नेक्स्ट आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किसने डिस्कवर किया था इसको? जे थॉमसन ने। ही परफॉर्म द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
जे थॉमसन ने प्रपोज किया था इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इसके लिए जे थॉमसन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक वैक्यूम ट्यूब थी कुछ ऐसी, जिसमें यहाँ पे एक कैथोड जो थी शीट थी, कैथोड शीट थी जो कि नेगेटिव चार्ज था, जिसपे यहाँ पे एक पॉजिटिव शीट थी जिसपे जो कि एनोड की थी और पॉजिटिव चार्ज था। देन उसके यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई थी। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन हो गई। इसमें ये क्या थी, वैक्यूम ट्यूब हो गई, वैक्यूम ट्यूब हो गई। और जो इस ट्यूब का जो प्रेशर था वो काफी लो था और वोल्टेज काफी ज्यादा था। लो प्रेशर, लो प्रेशर था और हाई वोल्टेज। ठीक है, ये ऐसा ट्यूब था, इसमें क्या था, लो प्रेशर था और हाई वोल्टेज था। और जो वैक्यूम ट्यूब थी इसके फर्स्ट साइड एंड पे क्या था, कैथोड्स थे और सेकेंड एंड पे क्या था, एनोड थे। अब ये जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब पास ऑन कराई गई थी तो यहाँ से देखा क्या गया, जब इधर से पास हो रहा है तो यहाँ पे ये स्ट्राइक हो रहा है और यहाँ पे एक स्पार्क आ रहा है। ठीक है, तब ये पास कराए गए थे कैथोड। तो इससे हमको पता चला था कि जो इससे एमिट हो रहा है वो क्या है, एक नेगेटिव पार्टिकल है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था। जब कैथोड रे से यहाँ पे हमने जब इसको पास ऑन कराया था तो यहाँ से क्या आने लग गए थे, यहाँ से आने लग गए थे स्पार्क आने लग गया था। ये एक फ्लोरेसेंट शीट जो थी, फ्लोरेसेंट शीट थी, तो यहाँ से स्पार्क आने लग गया था। तो इनको पता चल गया था क्योंकि नेगेटिव है ये, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, ये पता चला था। ये था कौन सा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके, जहाँ पे जो प्रेशर था वो लो था और वोल्टेज हाई था। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन वाली ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, याद कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा। और जो वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। देन है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये चीजें जो है आगे न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है, इसलिए हम इनको याद करके रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने की थी, डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, देन उन्होंने बताया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था परफॉर्म्ड एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कैनाल एक्सपेरिमेंट भी, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या परफॉर्म किया था, इन्होंने परफॉर्म किया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनोड रे किया था उस वैक्यूम में से, सेम वैसा ही था, बट जहाँ हमने कैथोड रे रख रखी थी, जहाँ कैथोड जो प्लेट रख रखी थी वहाँ एनोड रखी थी, ताकि और पॉजिटिव चार्ज जो थे वो डिस्पर्स हो रहे थे और वहाँ पे भी एक स्पार्क आ रहा था, तो पता चला कि एनोड की भी प्रेजेंस होती है ऐसे। देन इसके बाद आता है चार्ज। हम देखें तो 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है सेम एज जितना इलेक्ट्रॉन का था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, कितना होता है? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इतना बेसिक बेसिक हमको याद रखना है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं, आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं। चलो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 के अंदर। 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। देन डिस्कवर्ड न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैसा होता है? एक न्यूट्रल चार्ज्ड पार्टिकल। न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, ठीक है। देन आता है मास। अगर हम देखें तो इसका मास किसके इक्वल होता है? मास, जो न्यूट्रॉन का मास है नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन और प्रोटॉन का मास कितना था लिखा था हमने? प्रोटॉन का मास जो होता है और हमारे इसका जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो नियरली सेम होता है, यानी कि 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। चेक कर देती हूँ एक बार। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। ये कितना मास जो है वो नियरली सेम होता है इनका, नियरली सेम, अप्रॉक्स का साइन लगा देते हैं, नियरली सेम होता है, ठीक है। देन आता है न्यूरॉन। जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है इन ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी कि प्रेजेंट in all the atoms except हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो सारे एटम्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यानी कि इसका सिंबल जो होता है वो होता है एन। स्मॉल एन जो लिखा जाता है वो न्यूट्रॉन के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये आता है हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम।
थॉमसन्स मॉडल को हम क्या क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोल सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो डायग्राम है, ये देखिए, अज्यूम करना है इसको हमें कि हम इसको ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। ये वाटरमेलन है, हम इसको ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। तो जो रेड, ये पूरा रेड पार्ट है, इसमें ऐसे फैला हुआ होता है ना, उसे हमें अज्यूम करना है क्या, ये हमारा क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और जो वाटरमेलन सीड्स जो होते हैं, उन्हें अज्यूम करना है एज अ नेगेटिव चार्जेस। मैं ये बना रही हूँ कि ये हो गए हमारे नेगेटिव चार्जेस। ये हो गए हमारे नेगेटिव चार्जेस। तो ये जो स्फीयर था, इसमें क्या थे? पॉजिटिव चार्जेस। और ये जो सीड्स थे ना, उसको बोला गया था नेगेटिव चार्जेस। ये था रेड पल्प एरिया। रेड पल्पी एरिया को क्या बोला गया था? रेड पल्पी एरिया जो था, उसको क्या बोला गया था? पॉजिटिव चार्जेस है वहां पे। देन आते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। आते हैं, मैं इसको बोल देती हूँ, पहले रीड आउट करेंगे। एन एटम हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। अभी मैंने बोला कि पूरा स्फीयर जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, और जो सीड्स थे ना, उसको नेगेटिव चार्ज बोला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सीड्स थे वो एम्बीडेड के थे किसके अंदर? जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था उसके अंदर। द नेट चार्ज ऑफ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो नेट चार्ज होता है इस एटम का, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी में थे, इसलिए वो न्यूट्रलाइज कर देते एक जीरो को, और मतलब उन दोनों को। और जो उनका नेट चार्ज आता है वो जीरो आता है। ये हो गए इनके दो पोस्टुलेट्स। इसको मैं लिख भी दे देती हूँ एक बार। टू पोस्टुलेट्स। पहला, फर्स्ट पोस्टुलेट ये था पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव चार्ज expand in expand in expand in expand in in expand in the sphere। पॉजिटिव चार्ज जो था स्फीयर के अंदर एक्सपेंड करा हुआ था, एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बीडेड इन बिटवीन इट। एम्बीडेड यानी कि उसके अंदर धसे हुए थे, एम्बीडेड बिटवीन इट। ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा था द नेट चार्ज of the atom is electrically zero, या फिर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थे, उतने ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी थे। ये दो इसके पोस्टुलेट्स हो गए थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल एटम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रदरफोर्ड मॉडल एटम। इसको हम बोलते हैं गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, सॉरी, रदरफोर्ड
रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट मॉडल एटम इसको हम ये बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इन्होंने बताया था अ थिन गोल्ड फॉइल एंड ओनली 1000 एटम थिक। जो मतलब क्या इसके अंदर क्या हुआ था, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर एक थिन गोल्ड जो फॉइल थी वो यहाँ पे ली गई थी। ये क्या है, थिन गोल्ड फॉइल है, थिन गोल्ड फॉइल फॉइल ये थिन गोल्ड फॉइल ली गई थी इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या थी, एक फ्लोरेसेंट शीट थी, ये फ्लोरेसेंट शीट थी इसके अराउंड, ठीक है। यहाँ पर एक गन की तरह एक ना मतलब एक ये स्ट्रक्चर था जिसके अंदर से बहुत सारी बीम्स पास करी जा रही थी। यहाँ से बहुत सारी बीम्स पास करी जा रही थी। इस बीम के अंदर ये क्या था, यहाँ पे था अल्फा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं। बीम्स क्या थी, अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर जो थे वो थे हीलियम की डबली आयनाइज्ड एटम। इसमें था हीलियम का डबली आयनाइज्ड एटम, यानी कि हीलियम He2+ इसके अंदर था जो कि इससे पास कराया जा रहा था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि जब वो इससे पास कराते हैं तो इस पॉइंट से क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती है, जो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये फ्लोरेसेंस स्केल तो इसलिए लगाई ताकि एक स्पार्क जनरेट हो सके और हमें पता चले कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो ये जब ये यहाँ से जा रहे थे तो कुछ पार्टिकल्स जो थे वो सीधे जा रहे थे, यहाँ गए, कुछ थोड़ा थोड़ा डेविएट हो रहे थे, और डेविएट हो रहे थे, और डेविएट हो रहे थे। धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स जा रहे थे, कुछ स्ट्रेट जा रहे थे, कुछ डेविएट हो रहे थे, कुछ और ज्यादा डेविएट हो रहे थे। एक पार्टिकल था ऐसा जो रीबाउंड करके वापस आया, बैक रीबाउंड, यानी कि पीछे उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, सेम डायरेक्शन से वापस आ गया था, ठीक है। ये 3 चीजें ऑब्जर्व हुई थी। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज करी, तो इसका रीजन ये है कि जो गोल्ड होता है वो मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब होता है कि अगर हम इसे जितनी पतली मतलब एक जितना पतला एक इसकी शीट बनाना चाहे ना, जितना इसको ठोक ठोक के इसकी शीट बनाना चाहे ये बन सकता था, और इसलिए यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल शीट यूज करी गई थी, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मेलिएबल हो सकता है। अगर हम उसको जितना मारेंगे या तोड़ेंगे उतना ही धीरे धीरे पतला होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे थिन शीट यूज की गई थी ताकि हमें सारी ऑब्जर्वेशन अच्छे से क्लियर हो पाए। देन उसके भी इसके हम ऑब्जर्वेशन देखें। ऑब्जर्वेशंस क्या थी यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल कुछ इसकी ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो थे वो पास कर गए थे इस गोल्ड फॉइल से। सेकंड थे कि कुछ पास ऑन कर गए थे बट किसी एंगल पर डेविएट कर गए थे। थर्ड था कि 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि रिबाउंड करके वापस उसी डायरेक्शन में आया था। ये इसके 3 ऑब्जर्वेशंस थे। देन नेक्स्ट आता है कि इसका हम कंक्लूजन क्या देख सकते हैं, तो इसका कंक्लूजन देखेंगे। इसका कंक्लूजन ये निकला है कि जो एटम हैज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, यानी कि एम्प्टी स्पेस मतलब किसी एक डायरेक्शन से ही, ये जो थी किसी एक डायरेक्शन से ही क्या हो रहा था, कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे, कुछ सीधे जा रहे थे, कुछ डेविएट हो रहे थे, एक रिबाउंड करके आ रहे थे। तो इससे पता चलता है कि एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है हमारे मतलब इस शीट के अंदर।
हम यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। देन इसके बाद आता है atoms has place where small mass is stored and as nucleus with positive charge। इसका कहने का मतलब है कि किसी एक ही पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक हो रहे थे, यानी कि वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था जिसको नेम दिया गया न्यूक्लियस। नेम्ड द मास where named the mass nucleus where alpha particles strikes। ठीक है, जहां पे स्ट्राइक कर रहे थे उसको क्या न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। देन आता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बट वेरी स्मॉल, यानी कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस तो थी बट बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर वो प्रेजेंस था। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस देखी गई, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बट वेरी स्मॉल, ये हो गया। नेक्स्ट है मास कंसंट्रेशन ओनली अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो मास का जो एक कंसंट्रेशन था सिर्फ वो एक ही जगह प्रेजेंट था, यानी कि मास कंसंट्रेशन एक लिख देते हैं हम टॉपिक, मास कंसंट्रेशन जो न्यूक्लियस था वो सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था और वहीं पे सारी चीजें जाके स्ट्राइक हो रही थी, इसलिए हम इसको बोलेंगे मास कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। और क्या बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो किसके अराउंड घूम रहे हैं? न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या थे? 4-5 क्या थे? कंक्लूजन निकाले गए थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। तो मैं इसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंक्लूजन क्या थे कि एक एम्प्टी स्पेस जो थी वो मिली गई थी, फाउंड हुई थी। देन उसके बाद एक मास देखने को मिला था, जहाँ पे बहुत ज्यादा मास देखने को मिला था, उसको न्यूक्लियस बोला गया, जहाँ से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे थे। तीसरा था प्रेजेंस देखने को मिली न्यूक्लियस की, बट वो बहुत स्मॉल जो अमाउंट के अंदर प्रेजेंट था। मास कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा एक छोटे मास के अंदर प्रेजेंट था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। ये क्या थे? कंफ्यूजन्स। देन आता है हमारा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक देखते हैं। ड्रॉबैक क्या रहेंगे? इसका ड्रॉबैक ये रहेगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इट शुड फॉल अंडर द न्यूक्लियस बिकॉज इट विल लूज इट्स एनर्जी। ठीक है, यानी कि इस कहने ड्रॉबैक ये था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी कभी ना कभी तो लूज करेगा, एनर्जी लूज होगी इसकी। और एनर्जी जब लूज होगी तो इसको कहाँ जाना चाहिए? इसको फिर से न्यूक्लियस से जाके टकरा जाना चाहिए। अगर इसमें कोई एनर्जी है और अगर ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, कभी ना कभी तो इसकी एनर्जी का लॉस होगा और ये जाके न्यूक्लियस के अंदर भिड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इसका ड्रॉबैक है, ये देखने को नहीं मिला। इसमें बताया गया है कि हाईली अनस्टेबल है, ये मतलब जो मॉडल है इस अकॉर्डिंग हाईली अनस्टेबल है। यानी कि मैं यही लिख देती हूँ, when electron revolve around nucleus it should
lose energy and fall into the न्यूक्लियस. इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ एनर्जी को लूज करेगा और उसे किसमें जाके स्ट्राइक करना चाहिए, न्यूक्लियस के पास जाके स्ट्राइक करना चाहिए. ये हो गया इसका ड्रॉबैक. नेक्स्ट हम देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम. बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. नेक्स्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. ये हो गया बोहर्स मॉडल्स ऑफ एन एटम. इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट एंड देयर इज नो गेन और लूज ऑफ एनर्जी. सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कराता है अराउंड द न्यूक्लियस एक डिस्क्रीट यानी कि एक फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है. और इसमें लिख रखा है कि वो ना ही एनर्जी को गेन करता है ना ही लूज करता है. सबसे पहला क्या था? इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus के अराउंड रिवॉल्व करता है इन डिस्क्रीट यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट. किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है. ठीक है. एंड डज नॉट lose or gain एनर्जी. ना ही एनर्जी का गेन करता है ना ही एनर्जी लॉस होती है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एक डिस्क्रीट यानी कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड, और वो ना ही एनर्जी का लॉस करता है ना ही उस एनर्जी को गेन करता है. और इसमें लिखा है कि ईच ऑर्बिट हैज डेफिनेट एनर्जी, यानी कि जो हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी भी होती है. each orbit have its own fixed energy. ठीक है. जो भी रिवॉल्व अराउंड कर रहा है उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी रहेगी, ऑर्बिट की भी एक फिक्स्ड एनर्जी रहेगी. नेक्स्ट है सेकंड पोस्टुलेट. इसका सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि अगर मैं बनाऊं सेकंड पोस्टुलेट, इसके अंदर पोस्टुलेट कहता है कि अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहेंगे? शेल्स रहेंगे. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये हो गया हमारा फोर्थ शेल. तो इस जो पहला शेल था उसको नाम दिया गया के, एल, एम और एन, और इसकी काउंटिंग की गई 1 2 3 4. तो जो इसके अंदर कहा गया था कि जो सबसे न्यूक्लियस के पास में होगा उसको बोला गया था ग्राउंड स्टेट. जो भी शेल न्यूक्लियस के पास में होगा, जैसे कि ये वाला, इसको क्या बोला गया था? ग्राउंड स्टेट. ये था ग्राउंड स्टेट. इधर का जो एनर्जी लेवल होगा ना, जो जितने पास, यानी कि एनर्जी लेवल जो था इसका बहुत कम था. एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये था, एनर्जी लेवल जो था इसका बहुत कम था. अब इसके अंदर कहना ये है कि जितना पास ये शेल्स होंगे ना न्यूक्लियस के, उतना ही कम एनर्जी लेवल होगा. तो अगर हम देखें एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल की बात करें तो जो अगर हम देखें के, एल, एम, एन. ठीक है. सबसे ज्यादा पास कौन है न्यूक्लियस के? के है. देन उसके बाद एल, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा एनर्जी लेवल? एन का. देन एम का, देन एल का, देन के आएगा. ये था लेवल, ये था ऑर्डर
इसका एनर्जी लेवल का, ठीक है। इधर ये हो गया इसका। देन थर्ड पोस्टुलेट आता है, इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या होगा, इसका थर्ड पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी व्हेन इट जंप टू अनदर ऑर्बिट। अब इसका कहने का मतलब है कि ये एनर्जी एमिट तो करता है, यानी कि एनर्जी जो है वो रिलीज तो करता है, बट कब करता है, जब ये एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तब करेगा। अभी इसने स्टेटमेंट क्या बोला था कि एनर्जी एमिट नहीं करता, बट अभी बोला करता है, बट किस केस में करेगा, जब ये एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ, इट इलेक्ट्रॉन्स emit energy when they jump from one shell to another। एक शेल से दूसरी शेल में जब ये जंप करेगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा या फिर गेन भी कर सकता है। तो इसके अंदर कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से लेके लोअर ऑर्बिट में जाता है, हायर ऑर्बिट जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, यानी कि अगर मैं ये देखूं, ठीक है, कौन सा हो गया, के एल एम एन। अगर मैं बोलूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट से लोअर के अंदर जा रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है हायर लेवल पे है, हायर से इधर लोअर वाले पे जा रहा है, तो क्या करेगा, एमिट एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर हायर ऑर्बिट से लोअर पे जा रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर देगा, बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पर जाएगा तो वो करेगा क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट है। पहले तो इसने क्या कहा था पहले पोस्टुलेट में कि एनर्जी को रिलीज या गेन करेगा ही नहीं, बट अब इसमें ये बोला गया है कि कब करेगा एनर्जी को रिलीज या गेन, जब करेगा जब ये अपनी शेल को जंप फ्रॉम वन शेल टू दी अनदर। और इसमें भी ये दे रखा है कि अगर जो हाई ऑर्डर का जो मतलब हायर ऑर्बिट है, हायर से लोअर ऑर्बिट के अंदर आ रहा है तो ये एनर्जी को एमिट करेगा, और लोअर से हायर में जा रहा है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं आप तीनों पोस्टुलेट एक बार बता देती हूँ। पहला पोस्टुलेट ये था कि एनर्जी जो है वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे एक डिस्क्रीट जो ऑर्बिट था उसी पे मूव कर रहे थे, ना ही कोई एनर्जी मतलब गेन हो रही थी ना ही लूज हो रही थी, और जो हर एक ऑर्बिट था उसका एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल था, ठीक है। देन सेकंड मैंने बताया था डायग्राम बना के एल एम एन के वो बहुत सारे शेल्स हुआ करते थे, जो न्यूक्लियस के पास होता था उसको ग्राउंड स्टेट बोल रहे थे। ग्राउंड स्टेट के पास सबसे कम लेवल ऑफ एनर्जी था, जो जितना दूर होगा उसके पास सबसे ज्यादा लेवल ऑफ एनर्जी रहेगी। देन उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट यही था कि अगर वो एक सेल से दूसरे शेल के अंदर जंप कर रहा है तो एनर्जी को एमिट करेगा, अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर आता है तो एनर्जी को एमिट करेगा, और अगर लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तो ये थे आपके सारे डिस्कवरीज और सारी थ्योरीज स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई ना कोई डाउट है या अगर आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट भी बिलो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू।